नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिल्ली सरकार में पहले डिप्टी सीएम रहे थे मनीष सिसोदिया। एजुकेशन का मॉडल खड़ा किया, अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों ने छापा। और साहब को लगा कि हमें अमेरिका छापता नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स हमें छापता नहीं है, कि मनीष सिसोदिया को क्यों छाप रहा है, स्कूलों को क्यों छाप रहा है। और फिर केजरीवाल एंड पार्टी ने भी हद कर दी थी। बताओ, कोई हाउस में आके चौथी पास राजा इस तरह की बातें विधानसभा में करता है? क्योंकि विधानसभा में आप जो बोलोगे वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। तब आम आदमी पार्टी के एक नेता हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, कपिल मिश्रा। उन्होंने विधानसभा में प्रधानमंत्री की चरित्र हत्या कर दी। मैं उस विषय पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, किसी की निजी जिंदगी है। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी किसी को माफ कर दें, कपिल मिश्रा को माफ नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ले लिया गया, मिनिस्टर बना दिया गया। और इस समय मनीष सिसोदिया जी पंजाब के प्रभारी हैं। वो पंजाब जो शायद सालों के बाद इतनी भयंकर बाढ़ आई है, उसको झेल रहा है। लेकिन कुछ चीजें मैंने टीवी पर देखी, मेरा मन खुश हो गया। एक जगह का मौका था पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और नदी जो है वो बिल्कुल घरों में, गांव में घुसने को तैयार थी। 7-8 गांव के लोग जुटे, ट्रैक्टर लाए, मिट्टी लाए और रातों रात बांध बना दिया। पंजाब की हिम्मत और पंजाब के हौसले की दाद पूरी दुनिया देखती है। लेकिन जब बाढ़ आई तो फिर राजनेता भी मेढक की तरह निकल आते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो मैंने मनीष जी से अनुरोध किया कि कुछ बातें जिक्र किया जाए कि आखिर आपको समस्या बीजेपी से ज्यादा है या कांग्रेस से ज्यादा है। मिलके क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते कि अगर जब बीजेपी को हराना है? और राजनीति कौन कर रहा है? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बैठक में अपने पति को ले आई तो मनीष सिसोदिया की पार्टी बिल्कुल लाल पीला हो गई। तो नेता इतना क्यों भड़कते हैं? और मैंने पूछा उनसे कि क्या देश में नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए? डिग्री पे विवाद के प्रधानमंत्री की जाए चाहे नहीं जाए, बहुत अच्छी अच्छी बातें, तीखी तीखी बातें मनीष जी से करी हैं। मनीष जी अच्छे इंसान है, पहले पत्रकार रहे हैं, फिर वो नेता बन गए। तो मैं ले चलता हूँ मनीष सिसोदिया के पास, आपको इस अनुरोध के संग कि अगर आपको बातचीत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। सुनते हैं मनीष जी क्या कह रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है मनीष सिसोदिया जी आपका। और मैंने आपको इसलिए परेशान किया क्योंकि पंजाब में जो बाढ़ आई है वो बहुत दुर्भाग्यशाली है, और शायद सालों से कभी पंजाब ने ऐसी तस्वीरें देखी नहीं थी। इस बाढ़ के बीच में हमने पंजाब के लोगों का हौसला देखा कि किस तरह नदी पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे हजारों लोग इकट्ठे हो गए, आसपास के गांव के लोग, उन्होंने रातों रात बांध बना दिया। और ये पंजाब की अपनी एक अलग शान है, एक अलग विरासत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सरकार ने बहुत लापरवाही बरती, पंजाब के लोगों को पर्याप्त राहत नहीं दी गई है अभी तक। पंजाब के लोग परेशान हैं और आप लोग राजनीति में व्यस्त हैं, आप लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्यस्त हो गए हैं। आप लोग दिल्ली की बाढ़ देख रहे हैं, लेकिन पंजाब की बाढ़ आपको दिखाई नहीं दे रही है। क्या लगता है आपको कि सरकार से कहीं चूक हुई है? क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, आपकी बात जहाँ से आपने बात शुरू की थी कि ये बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है पंजाब में। मैं खुद पंजाब का प्रभारी हूँ और इस नाते मेरी जिम्मेदारी भी थी, और एक मानवीयता होने के नाते मुझे लगता भी था कि मुझे जाना चाहिए। मैं गांव-गांव घूमा हूँ पंजाब में, और मुझे कई जगह बुजुर्गों से ये सुनने को मिला कि पहली बार उन्होंने इस तरह की बात देखी है। लोगों की मेमोरी में 1988 की एक बाढ़ थी, जो मुझे लोगों ने जगह जगह बताया कि 1988 में आई थी बाढ़, लेकिन वो 2 दिन रुकी थी। इस बार तो 12 दिन तक पानी उनके गांव में खड़ा रहा है, और ऐसा पानी खड़ा रहा है कि अपने लोगों को आधे आधे डूब के अपने गांव में पहुंचना पड़ रहा था। तो ये एक अलग तरीके की प्राकृतिक आपदा थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई सोल्यूशन तो होता नहीं है किसी चीज का, उसके पास तो गाली गुफ्तार होते हैं, वो इसी चीज में माहिर है, तो वो उनको करने दिया जाए। आम आदमी पार्टी का और आम आदमी पार्टी की सरकार का जो फर्ज बनता था, मुझे बड़ा गर्व है कि संकट की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में, परेशानी की इस घड़ी में आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पंजाब के गांव में खड़ा रहा है। इवन दिल्ली के कार्यकर्ता जाके खड़े रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार खड़ी रही है। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान फील्ड में खड़े रहे हैं। मैंने मंत्रियों को देखा है अपने कंधे पे सारा राशन ले जाते हुए कि छोटी क्यों, एक भी गंदा खाली नहीं रहेगा, मदद के लिए जाए। मुझे लगता है इस भयानक त्रासदी में जो कुछ हो सकता था वो किया गया है, और चाहिए तो बहुत कुछ था। इतनी बड़ी त्रासदी है, अभी भी लोगों के गांव, आज भी सुबह मैं रिपोर्ट ले रहा था अपने कई जिलाध्यक्षों से पार्टी के, वो बता रहे थे कि कई जगह अभी भी पानी गांव में है। मनीष जी, ये आप मानेंगे कि अब पंजाब सरकार के लिए तलवार की धार पर चलना है? चुनाव जैसे जैसे पास आएंगे,
भारतीय जनता पार्टी और आपकी किसी जमाने में सहयोगी रही, जब आप इंडिया गठबंधन में शामिल थे, कांग्रेस, दोनों आप पर हमला करेंगी। तो राजनीति का केंद्र, चूंकि दिल्ली आपकी सत्ता नहीं रही और पंजाब आपकी सत्ता छीन ले, इसकी तैयारी है। तो इसका विकल्प क्या सोचा है आपने? किस तरह ये राजनीतिक लड़ाई आप लोग लड़ेंगे? देखिए, जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव तो चुनाव की तरह से ही होगा। विपक्ष अपना काम करेगा, उसको सरकार के कामों में कमी निकालनी है। हमें उनके द्वारा निकाली गई कमी और जो कमी हमें दिख रही है उसको अच्छे से हैंडल करना है, पूरी करना है। पर मुझे लगता है चुनाव तो बहुत बाद की चीज है। लोगों के घरों में इस वक्त बहुत बड़ा संकट है। इस वक्त सभी पार्टियों को चुनाव को भूल के लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। लोगों को ये चाहिए कि जिसका घर जुड़ा है उसका घर हम दोबारा कैसे बसा दें, जिसका खेत उजड़ गया है, जिसके खेत में रेता पड़ा हुआ है, जिसके पशु मर गए हैं, जिसके घर में डेथ हो गई है, उनकी मदद कैसे करें। चुनाव लड़ लेंगे, 1.5 साल बाद चुनाव होगा, 2 साल बाद चुनाव होगा, लड़ लेंगे। और भी कोई चुनाव होगा, चुनाव के समय पर राजनीतिक पार्टियां लड़ लेंगी। लेकिन आज लड़ने का समय नहीं है। आज इकट्ठे होकर पंजाब के लिए काम करने का समय है। और मैं आपको बताऊं, आपने जहां से बात शुरू की थी, मैं इस त्रासदी के बीच भी एक सिल्वर लाइनिंग जिसको कहते हैं ना, मैंने गांव गांव में देखी है कि राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप ये लोग करते रहे, लेकिन मैं जहां जहां गया अनइन्फॉर्म्ड ही जा रहा था। मैं अपनी टीम्स के साथ जा रहा था और मैंने ये देखा कि गांव के लोग इस चक्कर में नहीं है। गांव में अकाली के कार्यकर्ता, आपके कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब मिलकर भर रात में लगे हुए हैं। उनको इस बात से टेंशन नहीं है, उनको इस बात की टेंशन नहीं कि हमारे गांव में पानी घुस गया, इसको कैसे बचा जाए। सब लोग अपनी राजनीति भूल के लगे हुए हैं। ये बड़े बड़े नेता गाली गुफ्तार करने में लगे हुए हैं इधर। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता केवल बयानबाजी कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? केंद्र सरकार तो कह रही है कि हम भरपूर मदद करने को तैयार है, सरकार ही लापरवाही कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से बात की थी, गृह मंत्री जी ने बात की थी, शिवराज सिंह चौहान आए थे, प्रधानमंत्री आए हैं। मेरी 2 ही चीजें थी कि इस वक्त पंजाब को आपसे मदद की जरूरत है, गाली गुफ्तार की नहीं। इस वक्त पंजाब के लोगों को आपके सहयोग की जरूरत है। आप केंद्र सरकार है, आप केंद्र सरकार के रूप में, पंजाब भारत का हिस्सा है, भारत ही पंजाब है, तो आप भारतीय के रूप में उनकी मदद करें। आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। और शिवराज सिंह चौहान जी आए, आके कह गए कि जी पंजाबियों ने बड़ी उल्टी सीधी माइनिंग कर रखी है, इसलिए हो गया। अरे आप जिसके घर में बाढ़ आई हो, आप उसको ये समझा रहे हैं तूने इतनी उल्टी सीधी माइनिंग कर रखी है। आप तो ये देखो आप उसको दे क्या सकते हो, उसके लिए कर क्या सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री जी खुले दिल से पंजाब के लोगों की मदद करेंगे। और जैसे वो बहुत सारे विजुअल हम देखते हैं उनके, पंजाब में जब चुनाव होता है तो सेवा करते हैं, सेवा रोटी बेलने की भी सेवा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार वो पंजाबियों के दर्द को दूर करने की सेवा में हिस्सा लें। मनीष जी, आपके कार्यकर्ता और नेता भी कम नहीं है। शिवराज सिंह चौहान आए, उन्होंने थोड़ी सी रील क्या बना ली, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनकी मजाक उड़ा डाली कि वही देश का कृषि मंत्री आके रील बना रहा है और मदद नहीं कर रहा है। तो कम से कम रील बनाने का मौका दे दीजिए आकर। ये आप लोग इतनी पीछे क्यों पड़े? रील बनाए। देखिए, कोई प्रधानमंत्री कितने सूट पहनते हैं, कितने लाख के पहनते हैं, किसी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाढ़ देखने आए तो कितने कैमरामैन लेके आते हैं, वो उनकी मर्जी है। पंजाब के लोग ये नहीं देख रहे। पंजाब के लोग तो ये देख रहे हैं कि भाई हम बाढ़ में डूबे हुए थे, उस वक्त आपने हमारे लिए क्या किया। वो आप लेके नहीं आए कुछ। 60,000 करोड़ रुपए पंजाब का बकाया है केंद्र सरकार को। आप कम से कम, जब पंजाब में आफत आई हुई है, वही दे दीजिए पंजाब के लोगों का। अभी लोगों को घर बनाने हैं, अभी लोगों के पशु मर गए हैं, उनको दूसरे पशु खरीदने हैं, लोगों की फसल बर्बाद हो गई है। अब गांव की फसल बर्बाद हो गई है। और जिनके पास खेत थे उनकी तो चलो फसल बर्बाद हुई, अगली उगाएगी, लेकिन अगली फसल तक जिनके पास खेती नहीं है वो तो मजदूरी करते थे खेतों में, उनकी तो नौकरी चली गई तब तक के लिए। तो इनके लिए कुछ कर दीजिए। मैं बार बार यही अपील कर रहा हूँ कि राजनीति करते रहिए, चुनाव के समय पर खूब गाली गुफ्तार कर लेना, लेकिन आज जब पंजाब का आम आदमी पानी से घिरा हुआ है, बाढ़ से घिरा हुआ है, उस वक्त ये मौका ढूंढ के कि हम आम आदमी पार्टी को इतनी गाली दे देंगे तो हमारे इतने स्कोर हो जाएंगे, वो आपकी राजनीति होगी। हमारा राजनीति में आने का मकसद तो सेवा है, हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग भी खूब मजे की बात करते हैं। आप जो दूसरा कोई कहता है तो आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं,
और आप उनकी चरित्र हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आपके मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हैं। तो आपके पूर्व विधायक कपिल मिश्रा जो अब बीजेपी में चले गए, वो हाउस में उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं प्रधानमंत्री के। तो आप लोग भी तो नहीं छोड़ते, उनका मौका मिला तो उनको वो भी तो राजनीति करेंगे ना। नहीं छोड़े, बिल्कुल ना छोड़े। राजनीति में राजनेताओं को छोड़ने की बात होती नहीं है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सत्ता में बैठी पार्टी विपक्ष में बैठी पार्टी के बीच में जो रिश्ता रहेगा वो रहे। लेकिन जब लोगों की तरफ देखें तो लोगों के ऊपर छींटाकशी ना करें। अब शिवराज सिंह चौहान जी आके पंजाबियों के बारे में कह गए जी पंजाबियों ने तो उल्टी सीधी माइनिंग कर रखी है इसलिए बाढ़ में झेल रहे हैं। अरे भाई, जिस वजह से भी झेल रहे हो आप बाद में रिसर्च कर लेना, पीएचडी करवा लेना इस पे कि बाढ़ क्यों आई। लेकिन फिलहाल तो बाढ़ में फंसे हुए आदमी की मदद बोलो ना, कि भाई मैं देश का गृह मंत्री हूँ, पंजाब मेरा राज्य है, पंजाब मेरे देश में है, मैं पंजाब के लोगों की, मेरे देश के लोगों की ये मदद करने के लिए आया हूँ। वो तो कर नहीं रहे। मतलब किसी के घर में आग लगी हुई है और आप उस पर उंगली उठा रहे हो। बाद में उंगली उठा लेना यार, पहले मदद कर दो उसकी, भाई उसको बचाना है, उसके बच्चे भूखे पड़े, उसको कुछ राशन मिलना है, उसको नौकरी चली गई, उसके पशु मर गए, उसकी फसल बर्बाद हो गई, कुछ कर दो उसके लिए। आपको क्या लग रहा है कि वो मदद क्यों नहीं कर रहे होंगे? कारण क्या है? उनका किस चीज की परेशानी है कि वो पंजाब की मदद नहीं कर रहे हैं? नियत नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी कोई कमी नहीं है केंद्र सरकार के पास में। हमेशा हर 3 महीने में हम प्रेस रिलीज देखते हैं भारत सरकार का, जीएसटी ने नए रिकॉर्ड तोड़े, इनकम टैक्स कलेक्शन ने नए रिकॉर्ड तोड़े, सब बात करते रहते हैं। पर ये जा कहाँ रहा है पैसा? भाई पंजाब के लोगों की मदद के लिए तो नहीं आ रहा। तो नियत नहीं है। नियत इनकी, हम हमेशा बात करते रहते हैं कि अपने यार दोस्तों की मदद पे रहती है, शिक्षा पे मदद पे नहीं है। कोई पत्रकार आवाज उठाए तो उसको खींच लो, कोई सरकार आवाज उठाए तो उसको खींच लो, कोई विपक्ष का नेता आवाज उठाए तो उसको जेल में डाल दो, रेड करा दो। ये सब में नियत है इनकी। काम करने के लिए कोई इनसे मदद मांगे, कहे कि भाई मैं भी इस देश में रहता हूँ, मेरे घर में बाढ़ आई हुई है, मुझे मदद करो, तो ये कहेंगे अच्छा तुम्हारे घर में बाढ़ आई हुई है, चलो मैं आके देखता हूँ, मैंने देख लिया तुमने माइनिंग गलत की हुई थी, अब मैं कुछ नहीं बात करूंगा। ऐसे थोड़ी होता है यार। मनीष जी, आपकी पार्टी, आप खुद जिस तरह के तीखे आरोप लगाते थे, उसके चक्कर में आपको भी भुगतना पड़ा, लंबे समय तक आपको भी जेल में रहना पड़ा, बहुत सारी परेशानियां पारिवारिक उठानी पड़ी। अब आपको डर नहीं लगता है कि अभी तो साहब वही हैं और ईडी भी वही है, इनकम टैक्स भी वही है, आप लोगों को डर नहीं लगता आप इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके लिए? डर लगता तो फिर जेल क्यों जाता। और मुझे लगता है कि जब गलत को गलत कहने की, सही को सही कहने की और सही करने की राजनीति में आए तो फिर डरने से काम नहीं चलेगा। मैं डरने के लिए थोड़ी राजनीति में आया हूँ। और दूसरा, मुझे कोई घर से हाथ जोड़ के लेके थोड़ी आया था कि भाई आ जाओ राजनीति करो। मुझे लगता है कि देश में कुछ बदलाव करने में मेरी भूमिका हो सकती है। मैं अपनी मर्जी से घर से बाहर निकल के आया हूँ। मैं किसी पे एहसान करके थोड़ी राजनीति कर रहा हूँ कि नहीं संजय जी मेरा आपके ऊपर बड़ा एहसान है, मैं इस देश के लिए राजनीति कर रहा हूँ, या किसी XYZ के ऊपर। मेरा किसी के ऊपर एहसान नहीं है। मेरे मन में लगता है कि मेरे देश में मुझे कुछ कमी दिखती है, मेरे देश की वो चीज़ मुझे लगता है मुझे उसको ठीक होने में सहयोग देना है, मैं उसके लिए निकल के आया हूँ। अब उसके लिए जो झेलना पड़ेगा झेलेंगे। उसके लिए तानाशाह को झेलना पड़ेगा, ईडी को झेलना पड़ेगा, उसकी सीबीआई को झेलना पड़ेगा, तोता मैना को झेलना पड़ेगा, सबको झेलेंगे। झेला है, आगे झेलेंगे, क्या डर है। मनीष जी, जिसने आपको राजनीति सिखाई थी, आप उस गुरु की जिक्र नहीं करते कभी कभी? देश का जो माहौल है उसमें अन्ना जी को क्यों नहीं आप बुलाते? एक बार फिर से अन्ना जी आंदोलन खड़ा करें कि देश में वोट चोरी का एक बड़ा मुद्दा है, अन्ना जी को आंदोलन करना चाहिए। आप लोग अन्ना जी का नाम ही नहीं लेना चाहते, आप ऐसा क्या नाराज हो गए आप लोग? अन्ना जी हमारे दिल में है और हमारे भाव में, हमारी रेस्पेक्ट में है। बहुत रेस्पेक्ट करते हैं हम सब लोग अन्ना जी का। और हमने उनसे, राजनीति तो है ही लेकिन समाज के लिए काम करना तो है ही, लेकिन स्पिरिचुअली मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत सीखा है। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपने जीवन के लिए हमेशा अंदर से, जब सामने तमाम कोलाहल हो, अशांति हो, उस वक्त मन को कैसे शांत और कैसे अपने काम पे दृढ़ रहा जाए, तो अन्ना जी का नाम लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अन्ना जी के जीवन से जो सीख मिली है उस पर काम किया जाए, और वो हम कर रहे हैं। अन्ना जी ने हमें सिखाया था कि शिक्षा पे काम करो, अन्ना जी ने हमें सिखाया था कि ईमानदारी से राजनीति करनी चाहिए और बेईमानी के खिलाफ लड़ना चाहिए, हिम्मत करके लड़ना चाहिए, चाहे जेल जाना पड़े। मैं तो पहली बार जेल अन्ना जी के साथ ही गया था। तब से बीजेपी ने कहा कि आपको जेल अच्छी लग रही है तो चलो जेल ही भेजते हैं। आप जिस स्कूल की बात, जहाँ आप जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, अमेरिका के बड़े बड़े अखबार जहाँ पे छपना किसी के लिए भी फख्र की बात होती है, और हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो चाहते थे कि इतना बड़ा पन्ना कभी उनके लिए भी छापा जाए, न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी अखबारों में, जितना मनीष सिसोदिया के लिए छप गया, स्कूलों के लिए छप गया।
लेकिन अब वही स्कूल निशाने पे हैं। उस स्कूल की अव्यवस्था, उस स्कूल के भ्रष्टाचार की कहानियां बीजेपी सामने ला रही, कह रही है कि मनीष जी के जो स्कूल मॉडल था वो तो बिल्कुल करप्शन के आधार पर खड़ा था। आपको लगता है कि कुछ सच्चाई है इसमें? देखिए, मॉडल करप्शन का था या ईमानदारी का था, ये तो सबको पता है। उन टीचर्स को पता है जिनको फायदा हुआ, उन बच्चों को पता है जिनको फायदा हुआ। मैं कह रहा हूं लेकिन कोई मॉडल तो लेके आओ। आपके पास तो कोई मॉडल ही नहीं है। आप दूसरों के मॉडल पे हमेशा उंगली उठाते रहते हो, जी ये खराब था, ये खराब था, ये खराब था। आपने स्कूल क्यों नहीं बनवाया? आप स्कूल बनवाओ, आप अच्छे स्कूल बनवाओ। एक ऐसे दौर में संजय जी, मैं तो एजुकेशन पे काम करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ देश और दुनिया की चीजें, जब सारी दुनिया के लोग अपने बच्चों को एआई युग के लिए तैयार कर रहे हैं, 5वीं क्लास में कोडिंग और एआई जैसी चीजों पे अपने बच्चों को ले आए हैं एजुकेशन पे, हम अपने बच्चों को 2+2 सिखा रहे हैं और वो भी उसी पर खुश होते हैं कि हमारा 2+2 सीखने का लेवल ऊपर है। हमारा 5वीं क्लास के बच्चे हमारे 3री क्लास की टेक्स्ट बुक का एक पैराग्राफ ठीक से पढ़ लेते हैं, हम असर के सर्वे में फलाने नंबर पे हैं, हम नास इसके जो भारत सरकार का सर्वे है उसमें फलाने नंबर पे हैं पढ़ने लिखने में। हम एआई युग के लिए तो अपने बच्चों को तैयार ही नहीं कर रहे। तो कोई मॉडल तो लाओ यार देश के लिए। एजुकेशन से ही देश का भविष्य बनेगा, ये बात समझनी पड़ेगी। और आज जब हम बात कर रहे हैं, इस समय नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो केवल और केवल इसलिए हो रहा है कि नेपाल की सरकार ने एजुकेशन पे काम नहीं किया। अगर अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन पे काम किया होता तो शायद आज वो दिन देखने को नहीं पड़ता जहां उनकी तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई है, नेताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, नेताओं के घरों में आग लगाई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि जब जब जो पार्टी सत्ता में आएगी वो अपने देश के बच्चों के एजुकेशन पे काम करेगी तो देश का फ्यूचर आबाद रहेगा, अच्छा रहेगा। और जब जब एजुकेशन को बंद करेगी, खराब करेगी, देश का भविष्य खराब करेगी। तो आपने बड़ी सफाई से कह दिया कि भारत की जो सरकार है वो एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रही, और पड़ोस के देश का आपने जिक्र कर दिया कि नेपाल में इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ एजुकेशन ठीक नहीं थी। आपका इशारा यह है कि अगर भारत में भी ये व्यवस्था रही, बेरोजगारी का ये आलम रहा, लोगों के अंदर तानाशाही इतनी बढ़ती चली गई, तो क्या भारत में भी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि लोग सड़कों पर आए, इस तरह का आंदोलन करें? देखिए, ईश्वर ना करे हमें वो दिन देखना पड़े। ये अच्छी स्थिति नहीं है और ऐसी स्थिति की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और करनी भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एजुकेशन आज के दौर की सच्चाई है। वही देश आगे बढ़ेगा जो अपने बच्चे एजुकेशन पर सीरियसली काम करेगा। पॉलिसीज में नहीं, ड्रामेबाजी में नहीं, फोटो खिंचाने के लिए नहीं कि भाई एक कहीं स्कूल बनवा दो, उसमें बैठ के मैं भी बच्चों की फोटो खिंचा लेता हूँ, भले ही वो टेंट में स्कूल हो कोई, उससे देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश आगे बढ़ेगा जब आप बच्चे बच्चे के लिए स्कूल बनाएंगे, वो आपको और बन सकता है। दिल्ली में हमने करके दिखाया, 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम ट्रैक पे आ गया। आज पंजाब में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी सरकार को केवल 3.5 साल हुए हैं, 3.5 साल में पंजाब एजुकेशन में नंबर 1 आ गया, भारत सरकार का सर्वे कह रहा है। तो चीजें सुधर सकती हैं। क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे को सरकारी स्कूल में, दूर दराज के गांव में पढ़ने वाले को भी मिल सकती है बच्चे को, और आप सीरियसली काम तो करो। आप एक ही चीज के एक्सपर्ट बने हो, ईडी का उपयोग कैसे करना है, सीबीआई का उपयोग कैसे करना है, लोगों को जेल में कैसे भेजना है, जब कहीं बाढ़ आ जाए तो बाढ़ की आपदा को लोगों को फिर उनके लोगों की कमियां कैसे निकालना है कि लोगों ने ये नहीं किया इसलिए बाढ़ आ गई। अरे नहीं किया होगा, पर अब तो बाढ़ आई हुई है, बचाओ ना भाई। मनीष जी, आप एजुकेशन की बात करते हैं, आपने एजुकेशन में काम भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है कि देश में नेताओं के लिए भी अनिवार्य होना चाहिए कि नेता अगर बनेगा तो उसको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए? मुझे लगता है वोटर्स को पढ़ा दो, वोटर्स अपने आप पढ़े लिखे नेता चुनने लगेंगे और एजुकेशन पे काम करने वाले नेता चुनने लगेंगे। क्योंकि हमने पढ़े लिखे नेताओं को भी देखा है अच्छे से करप्शन करते हुए, हमने पढ़े लिखे अफसरों को भी देखा है अच्छे से करप्शन करते हुए। इस देश को पढ़े लिखे नेता चाहिए, लेकिन इससे और ज्यादा जरूरी है कि इस देश को पढ़ाई पर, शिक्षा पर काम करने वाले नेता चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई पे, शिक्षा पे काम करने वाले सीरियस नेता हमारे देश को नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, नेताओं की डिग्री में इतना विवाद क्यों होता है? कभी किसी हमारी भूतपूर्व मिनिस्टर स्मृति ईरानी की डिग्री, कभी प्राइम मिनिस्टर की डिग्री, ये सब चीजें एजुकेशन की फील्ड में आप बड़े एक्सपर्ट रहे हैं कि इतनी पारदर्शिता क्यों नहीं, डिग्री दिखाने में इतना विवाद क्यों है? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि देश, किसी भी स्कूल से कोई बच्चा पढ़ के अगर कहीं कोई सरकारी नौकरी भी ले लेता है, किसी बड़ी कंपनी में कोई नौकरी ले लेता है, तो स्कूल उसका
हॉल ऑफ फेम में पीछे नाम लिखवाता है, हमारे स्कूल का फला बच्चा फला जगह गया। दुनिया की यूनिवर्सिटीज में चले जाओ आप, आपको किंग्स कॉलेज, हार्वर्ड और ये आपके ऑक्सफोर्ड मिल जाएंगे, बताएंगे देखो इससे 3 देशों के प्रधानमंत्री निकले हैं, इससे 5 देशों के प्रधानमंत्री यहाँ से पढ़ के निकले हैं। हमारे देश की एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कभी गर्व करके बताती नहीं है कि जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं। वो तो कहते हैं नहीं, डिग्री नहीं दिखाएंगे, हम निकले होंगे हमारे यहाँ से ही पर हम बताएंगे नहीं, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी सीक्रेट है। तो अनफॉर्चुनेट दौर है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ऐसा दौर आएगा जहां सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा और हमारे देश का कोई इंस्टीट्यूशन गर्व से बताएगा कि ये जो प्रधानमंत्री है, ये जो मुख्यमंत्री है, ये जो आईएएस है, ये हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं। अच्छा मनीष जी, व्यक्तिगत तौर पे क्या आपको वाकई में लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री गलत बताए रखी होगी, नहीं पढ़े लिखे हैं इतना? आपने हाउस में भी चूंकि चौथी पास राजा की पूरी दुनिया में गुजार दिया था, आपको वाकई में लगता है कि प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं? मुझे लगता है इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। डाउट तब पैदा होता है जब पूरी की पूरी भारत सरकार, भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर जाके कहता है नहीं जी हम डिग्री के बारे में बात नहीं बताने देंगे यूनिवर्सिटी को, ये तो सीक्रेट है। तब फिर लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, वरना क्या फर्क पड़ता है, यूनिवर्सिटी बता दे हाँ जी ये रहे इनके कागज, ये रहे इनके रजिस्टर, ये रहे इनके जो भी डिटेल होती है यूनिवर्सिटी के पास में, वो सब छिपाने में लगे हुए हैं। और जाके कोर्ट भी कहता है हाँ भाई बताओगे कि नहीं बताओगे, तो भारत सरकार का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर जाके उसको डिफेंड करता है नहीं, डिग्री के बारे में बात नहीं करेंगे साहब, डिग्री नहीं बताई जाएगी। तो कहीं ना कहीं लगता है फिर ये क्या मामला है भाई। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि पढ़े कम है गुने ज्यादा है, मतलब जिंदगी का अनुभव ज्यादा हासिल किया है। तो प्रधानमंत्री जी की डिग्री जो भी हो, पढ़ाई लिखाई की हो ना की, लेकिन वो कहते हैं देखो मैंने भारत को कितनी ऊंचाई पे ले आया, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, 30वीं बनने जा रहे हैं हम लोग, चौथी पे आ गए हम लोग, इस तरह की बातें मॉडल सामने रखते हैं। तो आपको लगता है कि दुनिया का मान बढ़ रहा है कि हम 5वीं, चौथी, 30वीं अर्थव्यवस्था पर आ रहे हैं? नहीं, अर्थव्यवस्था पे आ जाए, देश की पर कैपिटा इनकम भी देख लें, देश के बच्चों को स्कूल कितने मिल रहे हैं वो भी देख लें, देश के लोगों को इलाज कैसा मिल रहा है वो भी देख लें। देश अमेरिका जैसे देश ने हमसे, हमारे प्रधानमंत्री जी से तो कहलवा लिया कि अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी ट्रंप, लेकिन जब बारी आई भारत की तो भारत के ऊपर 50% का टैक्स लगा दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल ही नहीं रहे कि नहीं 50% टैक्स नहीं लगाने देंगे, हम 75% लगा देंगे उसकी जगह, बात ही नहीं कर रहे हैं, हिम्मत ही नहीं दिखा रहे हैं। तो बात डिग्री की नहीं है, बात भारत की, बात भारतीय की है। आपने पहला सवाल पूछा था भाई डिग्री के बारे में क्या सोच रखते हैं, मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी कर दें, यूनिवर्सिटी खुल के बता दे जो भी डिग्री हो, हमें क्या दिक्कत है यार। अभी इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं बना है कि देश का प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए या कोई देश का, तो उस कानून के तहत जो भी डिग्री लेके कोई आ जाए, जो भी पढ़ा लिखा होकर कोई आ जाए, जीत के चुनाव जीत के आ जाए, हम उसको जिस पद पे वो बैठा है उस पर सल्यूट करेंगे। लेकिन मिल क्या रहा है देश को अंतर्राष्ट्रीय जगत में, मतलब अमेरिका हमसे पहले जानता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होने जा रही है। अमेरिका को पहले पता होता है, अमेरिका पहले अनाउंस कर देता है, भारतीयों को बाद में पता चलता है। अमेरिका 50% टैक्स लगा देता है, हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे देश के व्यापारी रो रहे हैं संजय जी, कपड़ा व्यापारी से लेके हर वो व्यापार, ये इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखिएगा। हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद अमेरिका अपने टैरिफ वापस करते, लेकिन तब तक इंडिया का कपड़ा का मार्केट, इंडिया का हर वो मार्केट जो यूएस को कुछ ना कुछ सप्लाई करता था, वो पाकिस्तान को, बांग्लादेश को या किसी और देश को शिफ्ट हो चुका होगा। अमेरिका में बैठा हुआ व्यापारी दूसरे किसी देश के साथ व्यापारिक रिश्ते बना चुका होगा, फिर वो भारतीय व्यापारी को भूल चुका होगा। इसका ये नुकसान सबसे बड़ा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने बहादुर हैं, 56 इंच का सीना है, तो ट्रंप के लिए क्यों नहीं कह पा रहे ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया? तो क्यों, कारण क्या है? मतलब आपको ज्यादा अनुभव होगा इस बात का। नहीं, ये तो रहस्य बना हुआ है कि भाई क्यों प्रधानमंत्री जी ने खुल के नहीं कहा कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाएगा तो हम 75% लगाएंगे, हम किसी भी अमेरिकी चीज को यहाँ पे 75% महंगी कर देंगे, 75% हमारे ऊपर हम और सरकार कमाएगी उससे। ये तो नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने। तो कुछ तो मजबूरियां हैं, कुछ तो दाल में काला है कि जब आप चुनाव प्रचार के लिए चले जाते हो उनके, आप खुल के उनके लिए प्रचार करने के लिए आते हो,
ये रिश्ते यहाँ पहुंच गए कि आज मतलब एक तरह से पनिश कर रहा है भारतीय व्यापारी को। मनीष जी, आपकी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसको हटाना होगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बात होती है, ताकतें इकट्ठी होती हैं, तो आपको अपनी दुश्मनी पहले नजर आने लगती है। आप कांग्रेस के विरोध में जुट जाते हैं, भाजपा के खिलाफ। एक मोर्चा बन रहा है इंडिया गठबंधन का, चाहे बिहार का चुनाव, वहां कुछ नहीं है आपकी पार्टी का, लेकिन तब भी आप कहा जाता है कि केवल हराना है कांग्रेस को, इसलिए छोटे छोटे वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं। गुजरात की बात ये कही जाती है। कांग्रेस से ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी जो आप पीछे पड़ गए हैं कांग्रेस? देखिए, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। जो देश के लिए काम नहीं करेगा हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। हमें देश की जनता ने मौका दिया, हमारे पास वक्त ने ये मौका दिया है कि हम देश को इस तरह की तानाशाही से आज़ाद दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। कांग्रेस अनफॉर्चुनेटली इतने समय से ये सारे मौके गंवा रही है। क्या उनकी सेटिंग है ये नहीं पता, लेकिन वो मौके गंवा रहे हैं। और उन्होंने अंदर खाने क्या सेटिंग की हुई है कि कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, उस तरह से फिर आम आदमी पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स के ऊपर हो जाती है, और बदले में वो हमेशा फिर बीजेपी को जिताते हैं। तो बीजेपी को आज कांग्रेस जिता रही है। अब देख लो, आम आदमी पार्टी तो कितनी 4 इलेक्शन लड़े होंगे आम आदमी पार्टी ने इस तरह के, कांग्रेस कब से जिता रही है? कांग्रेस क्यों जिताएगी मनीष जी? कांग्रेस की तो बिल्कुल सीधी सीधी लड़ाई है। कांग्रेस को क्या फायदा उनको जिताने में? ये बाहर बाहर की लड़ाई है, अंदर कुछ तो सेटिंग है। अच्छा, वो लोग आपके ऊपर कहते हैं कि आप, वो लोग आपके लिए कहते हैं कि आपके ऊपर कार्रवाइयां जितनी थी वो सब कम कर दी गई। हमने जितना बीजेपी को झेला है उतना कांग्रेस ने झेल लिया होता तो बात ही क्या थी, नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी पार्टी के ना होने की स्थिति में क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हरा पा रही थी? आज आप अपनी हार के लिए कह दो कि भाई आम आदमी पार्टी आपके आड़े आ गई है। कल कौन आड़े आ रहा था? आपने कब बीजेपी को, आपने तो बीजेपी के लिए रास्ता साफ किया है ला ला के उसको। तो अब ये बिल्कुल तय है कि भविष्य में अब आप कांग्रेस के संग किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे, या फिर इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट का चुनाव होगा फिर आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? देखिए, एज ऑन टुडे स्थिति यह है कि हम किसी गठबंधन में नहीं हैं, और मैं आज के बारे में बात कर सकता हूँ। कल के बारे में जब बात होगी तो कल की परिस्थिति, कल के लोग और लीडर्स के बीच में बात होगी। मेरे और आपके बीच में जो बातचीत हो रही है, एज ऑन टुडे पार्टी का बहुत स्पष्ट निर्णय है, हम किसी गठबंधन में नहीं। मनीष जी, आपको भी पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के पीछे एक बहुत बड़ा कारण वोटों का कटना और वोटों का जुड़ना रहा। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरह का नारा देश में उस तरह का मूवमेंट बन जाएगा जैसे जेपी का मूवमेंट बड़ा था कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। ये आप मानते हैं कि एक जो एसआईआर को लेके जो एक परिकल्पना की गई थी कि एसआईआर करा के वोट काट देंगे बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, हालांकि आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने मान कहा, लेकिन ये भी कहा कि आधार कार्ड का सुपरविजन भी, चेकिंग भी एक अफसर करेगा, यानी आधार कार्ड के संग एक और सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपको लगता है कि ये ईवीएम पे जो शक था वो गलत था, असली खेल वोट जोड़ना, वोट हटाना था, और दिल्ली में आपकी हार का एक बड़ा कारण बना? एक्चुअली मैं इस बात से सहमत हूँ। ईवीएम पे जितना शोर मचा उसमें कहीं ना कहीं मतलब एक सच्चाई तो है कि ईवीएम हैक हो सकती है। दुनिया का कोई कंप्यूटर हैक नहीं हो सकता। ये कोई अगर कहता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती तो वो एकदम नॉन टेक्नोक्रेटिक लैंग्वेज है। बच्चा भी जानता है कि ईवीएम जैसी मशीनें हैक आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस सारे शोर में असली खेल जो बीजेपी खेल रही थी कि नीचे उतर के वोट बनवाना और वोट कटवाना, वो इन्होंने खूब खेल खेला है। और मतलब खुलेआम धड़ल्ले से इन्होंने मशीनरी का दुरुपयोग किया है। पुलिस की, इन्होंने चुनाव आयोग की नीचे की जो मशीनरी होती है जिसमें एसडीएम डीएम्स वगैरह होते हैं, उनका खूब उपयोग किया है इन्होंने, और जम के इन्होंने वोट बनवाए हैं फर्जी और जम के कटवाए हैं। ये दिल्ली में भी सामने आया था, हमने ही पहले उठाया था इसको। एक एक विधानसभा में 6-6 हज़ार 14-14 हज़ार वोट एक एक एरिया में, एक कुछ गिने चुने बूथ में नए बनवाए जा रहे थे और कटवाए जा रहे थे। ये सारा एक्सपोज अरविंद केजरीवाल जी ने खुद किया था मीडिया के सामने, और आज अब पूरे देश में वो बात उठ रही है। तो हमें खुशी है इस बात की कि जो बात हमने दिल्ली चुनाव से पहले शाहदरा विधानसभा के लिए, विश्वासनगर विधानसभा के लिए बूथ बाय बूथ उठाई थी, उदाहरण देकर उठाई थी, वो सारी बातें अब नेशनल लेवल पर इनके बारे में सच निकल रही हैं।
एक आखिरी सवाल कि दिल्ली में जो आप पंजाब में कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो बाढ़ की राजनीति कर रही है, कांग्रेस और बीजेपी कर रही है वहाँ राजनीति की बातें आप कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आप लोग भी इसी तरह कह रहे हैं। दिल्ली भी बाढ़ से, पानी के जल भराव से बहुत प्रभावित हो रही है, लोग परेशान हैं और छोटी-छोटी बातों का आप मुद्दा बना रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ने बिठा दिया अपने पति को बराबर में, आप लोग उस पर नाराज़ हो गए इतना कि मुख्यमंत्री का पति क्यों बैठा हुआ है। तो वो पति को इतना प्यार करती है, वो मीटिंग में नहीं आई होंगी बेचारी, आपने उनको बहुत बेइज्जत कर दिया इस मामले में। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली का जिस तरह से बाढ़ का मुद्दा उठा रहे हैं, तो आप लोग भी तो दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। नहीं, बाढ़ का मुद्दा उठाइए, सरकार में जो कमी है उसको उठाइए, विपक्ष का एक काम है। हम उसके लिए मना नहीं कर रहे कि कांग्रेस यहाँ क्यों उठा रही है, बीजेपी क्यों उठा रही है। हमने तो पंजाब के संदर्भ में तो इतना ही कहा कि बीजेपी केंद्र की सरकार में है। आज जब पंजाब को मदद की जरूरत है तो बीजेपी को छींटाकशी पंजाबियों पे करने की जगह पंजाब के लोगों की मदद करनी चाहिए। दूसरी बात आपने कही दिल्ली की, दिल्ली में इतने भयानक हालात कभी नहीं हुए। कारण सौरभ भारद्वाज बार बार कह रहे हैं कि भाई इस बार सारा का सारा पैसा जो डिसिल्टिंग के लिए लगाया गया था वो कहाँ गया। कोई नाले की डिसिल्टिंग नहीं हुई। 6 महीने में इन्होंने केवल और केवल इधर उधर पता नहीं सरकार का जश्न मनाने में बीत गए या कुछ और काम धंधों में लग गए। ये लोग सारा का सारा डिसिल्टिंग का पैसा बर्बाद किया इन्होंने, कोई डिसिल्टिंग नहीं की। उसका नतीजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब कहा, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, हम सब लोग कह रहे हैं, दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं कि आप भी कब से दिल्ली देख रहे हैं। कनॉट प्लेस में आपने कभी इतना पानी देखा अपनी जिंदगी में जितना इस बार देखने को मिला? कभी तो कुछ गड़बड़ की है ना इन लोगों ने। कोई तो नाला इन्होंने चोक कर दिया है जिसकी वजह से कनॉट प्लेस जैसा, मतलब अब अगर देखें तो एलिवेटेड मार्केट है वो डूब गया। तो दिल्ली के लोग दुखी हैं। 6 महीने में आजिज आ चुके हैं और उसकी तस्वीर बीच बीच में सामने आ जाती है कि भाई पति बैठ के अगर सरकार में इस तरह से चला रहे हैं। हमने प्रधानपति सुने थे, मुख्यमंत्री पति भी पहली बार इस तरह से सरकार की मीटिंग्स में बैठे हुए दिख रहे हैं। ये हमारे लिए भी आश्चर्यजनक है और मुझे लगता है जवाब देना चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री जी के पति क्या कर रहे थे वहां पे। छोटी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई, आपने इतना समय दिया मुझे। थैंक यू सर। ये तो मनीष सिसोदिया, पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझे यकीन है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो दोस्तों को भेजिएगा और मुझे भी बताइएगा बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।